से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, हर हाथ में दिखा तिरंगा, लोगों ने लगाए मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की धरती पर तृणमूल कांग्रेस के शासन पर कसा तंज। मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा को बताया ममता सरकार की निर्ममता का उदाहरण। अलीपुर द्वार में 1010 करोड़ रुपए से अधिक की सीजीडी परियोजना की रखी आधारशिला। पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। विदेश मंत्रालय ने कहा एक साथ नहीं चल सकते वार्ता और आतंकवाद। कहा केवल आतंकवादियों और पीओके की वापसी पर होगी वार्ता। सीआईआई बिजनेस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, भारत में खुद लौटेगा पीओके। जेपी नड्डा ने कहा पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में देश ने लगाई लंबी छलांग। अश्विनी वैष्णव ने कहा रेलवे में इनोवेशन के लिए नई नीति जल्द। और भगवान जगन्नाथ की पावन धरा पुरी से राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा दुनिया का फूड बास्केट बनना भारत का लक्ष्य। और आइए अब शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। यह कहावत तुर्की पर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ भी भारतीयों में भारी आक्रोश व्याप्त है और यही वजह है कि भारत में तुर्की के प्रोडक्ट का बायकॉट किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले देश फिर व्यापार है। तुर्की को नहीं मिलेगा छौक के लिए जीरा। बाड़मेर के व्यापारियों ने तुर्की को जीरा का निर्यात किया बंद। व्यापारियों ने कहा तुर्की को दुश्मन का साथ देने की मिली सजा। बाड़मेर से रोजाना 500 क्विंटल जीरा तुर्की को भेजा जाता था। एक दशक से तुर्की को भेज रहे थे ऑर्गेनिक जीरा। राजस्थान के व्यापारियों का कहना है पहले देश फिर व्यापार। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी विदेश नीति कई बार आपके नागरिकों के लिए जी का जंजाल बन जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों तुर्की की जनता के साथ। तुर्की के हर घर की रसोई से अब तड़के का जीरा गायब हो रहा है और उसकी वजह है तुर्की की विदेश नीति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय व्यापारियों ने पाकिस्तान और उसकी मदद करने वाले देशों से व्यापार से किनारा कर लिया है। तुर्की के पाकिस्तान की मदद करने से खफा भारत के व्यापारियों ने उसके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं और यहीं से तुर्की की दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अकेले राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर से हर रोज सैकड़ों टन जीरा तुर्की को निर्यात किया जाता था। अब यहाँ के जीरा व्यापारियों ने इस पर रोक लगा दिया है। अभी जो वर्तमान में हमारा जो व्यापार है, पहले निर्यात भी होता था, उसमें अन्य देश तुर्की वगैरह, सीरिया वगैरह जीरा जा रहा था। लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा है उससे पूरे देश में आक्रोश है। उसी आक्रोश की कड़ी में हमारे व्यापार संघों ने और मुख्य रूप से हमारे व्यापार संघ ने भी ये निर्णय किया है कि जो भारत देश का विरोधी पाकिस्तान है उसके सहयोग में जो तुर्की खड़ा है उसे किसी प्रकार का कोई व्यापार का रिश्ता नहीं रखेंगे और उनको किसी प्रकार का न निर्यात करेंगे न आयात करेंगे। तुर्की ने दुश्मन देश की जो मदद की उसके कारण हमने तुर्की को माल देना बंद कर दिया है और लगभग 50 से 60 टन डेली एक्सपोर्ट होता था। लेकिन दुश्मन देश की उन्होंने मदद की, इसलिए हमने उनको माल देना बंद कर दिया है। बाड़मेर का ऑर्गेनिक जीरा करीब एक दशक से तुर्की मंगवाता रहा है। सरहदी बाड़मेर जिले से गुजरात की ऊंजा जीरा मंडी पहुंचने के बाद यहाँ का जीरा मुद्रा बंदरगाह होते हुए तुर्की के
हैदरपासा, मरसीन, उमरूबे और एरगली तक पहुंचता था, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बाड़मेर के व्यापारियों ने रोक लगा दी है। तुर्की अजरबैजान दो कंट्री का बंद किया है। वजह उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, इस वजह से तुर्की से किसी भी माल का आयात निर्यात बंद है। व्यापारियों ने बताया कि तुर्की के बहिष्कार से जीरे के भाव में 15 से 20 रुपए तक गिरावट आई है। इसके बावजूद किसान और व्यापारी खुश हैं। राजस्थान के व्यापारियों और किसानों ने ये तय कर रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की से व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की जैसे देशों के लिए बाड़मेर के लोगों ने व्यापार करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रहित को पहले रखते हुए बाड़मेर के जीरा व्यापारियों का कहना है कि वह अब तुर्की और पाकिस्तान का साथ देने वाले बाकी देशों से कोई व्यापार नहीं करेंगे। यहां अहम है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता, उसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों का कहना है कि अब पाकिस्तान और टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ में उन्हें व्यापार नहीं करना है। कैमरामैन हनुमान जायसवाल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, बाड़मेर। और बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, सतना और दतिया रफ्तार और कनेक्टिविटी के मामले में एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां इंदौर को मेट्रो की सौगात देने वाले हैं, तो वहीं सतना और दतिया को एयरपोर्ट मिलने वाला है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए। इंदौर में अब सफर होगा बेहद आसान। इंदौरियों के मेट्रो के शुरू होने का इंतजार होने जा रहा है खत्म। इंदौर में 31 मई से दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम करेंगे इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। आगामी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन पर सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। इसमें 5 स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 5 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 4 स्टेशन और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल हैं। ये कॉरिडोर ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करेगा, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करेगा। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इंदौर की आधुनिकता की ओर बढ़ती दिशा का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि इंदौर में कुल 31.32 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड एवं 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो है। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे। संपूर्ण मेट्रो की संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। प्रारंभिक तौर पर 6 किलोमीटर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 1520 करोड़ रुपए है। लगभग 6 किलोमीटर में 5 स्टेशंस के साथ में शुरू हो रही है और बहुत जल्दी ही आगामी जनवरी तक इसको विस्तारित करके रेडिसन तक भी ले जाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको शहर को बहुत फायदा होने वाला है। शनिवार को ही प्रधानमंत्री प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से वर्चुअली दतिया और सतना में नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। दतिया एयरपोर्ट की लागत 60 करोड़ रुपए आई है। नवनिर्मित 124 एकड़ में फैले दतिया एयरपोर्ट पर प्रारंभिक चरण में 19 सीटर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। दतिया एयरपोर्ट पर 1.81 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। एयरपोर्ट की पार्किंग में लगभग 50 कारों की पार्किंग व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर 2 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। ये एयरपोर्ट ATR 72 विमानों की क्षमता वाला है। यहाँ फ्लाई बिग एयरलाइंस की उड़ानें सप्ताह में 4 दिन संचालित होंगी। आज केन बेतवा आ जाने के बाद से जल में, बुंदेलखंड हाईवे आ जाने के बाद से थल में,
हवाई जहाज आ जाने के बाद से नभ में जल थल नभ, बुंदेलखंड में तीनों की ये लंबी उड़ान है। वहीं राज्य के विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक राजधानी सतना में भी नए एयरपोर्ट का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ये एयरपोर्ट पूर्व निर्मित हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण कर आधुनिक स्वरूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट पर 1200 मीटर लंबा रनवे, 750 वर्ग मीटर निर्मित टर्मिनल बिल्डिंग और एक समय में 2 एयरक्राफ्ट पार्किंग की व्यवस्था है। एयरपोर्ट अब 19 सीटर विमानों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरपोर्ट में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस एयरपोर्ट को हम कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मैं तो कुछ ही दृष्टिकोण के बारे में बात करता हूं। अगर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सतना जिले के पास ही सर्वप्रथम चित्रकूट है। द्वितीय विश्व युद्ध के सामरिक बनी हवाई पट्टी का उन्नयन एरोड्रम के रूप में होना सतना के लिए बड़े गौरव का क्षण है और हमें उम्मीद है कि इसके होने से यहाँ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। दतिया और सतना शहर धार्मिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदौर में मेट्रो चलना शहर को एक और तेज रफ्तार विकास की मिलने वाली है। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सिक्किम एट 50 एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट कैसे होगा, इस पर नजर डालेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल, क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पीएम वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गर्व है। मौसम की बेरुखी सामने नहीं आती तो सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटोक में साक्षात कार्यक्रम का हिस्सा होते। वे बागडोगरा से ही वर्चुअल रूप से शामिल हुए और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम आज देश का गौरव है और पिछले 50 सालों से सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना है।
सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लेकर आई है। उन्होंने एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को गर्व है। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का, स्मारिका और डाक टिकट भी जारी किया गया। राज्य के विकास की जिन परियोजनाओं की विकास गाथा लिखी जानी है, उसमें नामची में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग में, सांगाशोलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटोक जिले के सांगाखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शामिल है। गौरतलब है कि सिक्किम संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम में 17वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 3 शताब्दियों तक राजशाही का शासन रहा। 1950 में यह राज्य भारत का संरक्षित राज्य बन गया, जिसे अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि इसके रक्षा, संचार और बाहरी संबंध भारत की जिम्मेदारी के अधीन थे। राज्य ने अंततः 26 अप्रैल 1974 से भारतीय संघ का पूर्ण विकसित राज्य बनने का विकल्प चुना। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे बंगाल की। दरअसल प्रधानमंत्री ने अलीपुरद्वार में भाजपा की जनसभा में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर मालदा और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सीधा हमला किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी। पीएम ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों के लिए परियोजना का शिलान्यास किया। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उमड़ा विशाल जनसमूह। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। पीएम ने अपने संबोधन में राज्य के विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ साथ ममता सरकार पर विकास में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। पीएम ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं को राज्य में लागू न होने देने के लिए टीएमसी की सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने राज्य में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा का जिक्र किया। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि अब उसे टीएमसी की निर्मम सरकार नहीं चाहिए।
पीएम ने टीचर भर्ती घोटाले और अध्यापकों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर कटाक्ष किया। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। पीएम ने बीते दिनों दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में ममता सरकार की गैरहाजिरी का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा कि ममता सरकार को राज्य की जनता के कल्याण से लेना देना नहीं है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेनाओं को सराहा और पाकिस्तान को चेतावनी दी। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले पीएम ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों के लिए सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक घरों और 100 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी उपलब्ध कराना है। परियोजना पर 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाते जाते आपको दिखाते हैं कि देश के बड़े हिस्से पर मानसून कैसे छा गया है और अब झारखंड में भी इसका इंतजार हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते में ये राज्य में ये दस्तक दे सकता है और इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कोल्हान और संताल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आप इस खबर को देखिए और हमें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड में मानसून की दस्तक, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का झारखंड में भी दिख रहा है असर। कोल्हान तथा संथाल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना। झारखंड में 10 से 12 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की उम्मीद। झारखंड में बारिश ने इस बार गर्मी पर लगा रखा है ब्रेक। आंधी, वज्रपात और बेमौसम बारिश से जानमाल का भी हुआ नुकसान। देश में इस बार मॉनसून मेहरबान नजर आ रहा है। केरल में 8 दिन पूर्व दस्तक देने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून देश के बड़े हिस्सों को सराबोर कर रहा है। झारखंड में हालांकि अभी मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन बरखा रानी पहले से ही झारखंड पर मेहरबान दिख रही है। झारखंड में इस बार मौसम अजब गजब रहा है। अप्रैल और मई के महीने में भी सूर्य की तपिश मौसम के पारे को ऊपर नहीं चढ़ा सकी। चंद दिनों को छोड़ दिया जाए तो रुक रुक कर हुई बारिश ने गर्मी पर ब्रेक लगाए रखा और आने वाले दिनों में भी इसमें ज्यादा बदलाव की उम्मीद कम है। इधर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से एक बार फिर कोल्हान और संथाल में जमकर बारिश की संभावना है। जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो जो दक्षिण पूर्व इलाके हैं कोल्हान और जो उत्तर पूर्व इलाके हैं जो संथाल और उससे सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकता है। पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे और हम लोगों को जो पूर्वी भाग है वहाँ पे भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में इस बार कई जगह आफत की भी बारिश हुई, जिससे जानमाल को भी क्षति पहुंची। कई जगहों पर ओलावृष्टि के बाद धरती पर बर्फ की चादर भी बिछी नजर आई। झमाझम बारिश के बीच कई जगह वज्रपात ने भी कहर बरपाया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम के रौद्र रूप से बचने के लिए एहतियात जरूरी है। निचले स्थानों पे लोग थोड़ा सा सतर्क रहें और नदी नालों के पास में थोड़ा सा जाने से बच सकते हैं और गर्जन वज्रपात की स्थिति में आप सुरक्षित स्थानों पे रहें। तो इसके लिए अभी येलो वार्निंग दी गई है। इधर देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मॉनसून झारखंड के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है और इसने अब तक देश के 17 राज्यों को कवर कर लिया। इस बार सामान्य से अधिक मॉनसूनी बारिश की संभावना है, जिससे किसान भी खासे उत्साहित हैं। झारखंड में यूं तो पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन अब इसके और झमाझम होने के आसार हैं। राज्य में मॉनसूनी बारिश में अभी थोड़ा विलंब जरूर है, लेकिन उससे पहले प्री मॉनसून और निम्न दबाव की वजह से मेघ के गरजने और बरसने के पूरे आसार हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि राजधानी रांची के मौसम का मिजाज दशकों बाद वापस लौटा है और रांची एक बार फिर इस मौसम में हिल स्टेशन का फील देता नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल है।